हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे। और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग जो है वो पढ़ाई का प्लान कर चुके होंगे, बहुत अच्छे से प्लानिंग कर चुके होंगे। सभी का स्वागत है आज से शुरू होने जा रहे इस संकल्प बैच में। और ये संकल्प बैच वो बैच होगा जो आपके एसएससी के हर एक एग्जाम को मेरे भाई टारगेट करेगा। अगर मैं बात करूं तो इस संकल्प बैच की हर एक सब्जेक्ट के बारे में आप लोगों को स्ट्रेटजी पता चल चुकी है कि कैसे कैसे इस संकल्प बैच के अंदर जो है हम लोग चीजों को लेके चलने वाले हैं। अगर मैं मैथ्स की बात करूं तो मैथ्स हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 महीने में एक शानदार कंटेंट आप लोगों तक पहुंच पाए, जिससे कि आप लोग एसएससी के हर एग्जाम को बहुत आसानी से टारगेट कर पाएंगे। ठीक है। तो बस आप लोगों को आज एक प्रण लेना है कि जो जोश और उत्साह आज 22 जनवरी में आप लोगों के अंदर है, वही जोश और उत्साह तब तक आप लोगों के अंदर बना रहेगा जब तक कि आप लोगों का सिलेक्शन नहीं हो जाता है। अगर उसी जोश और उत्साह के साथ आप लोग बढ़ोगे तो दोस्त आप लोगों को सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक पाएगा। बहुत सारी चीजें जो है हम इस संकल्प बैच के अंदर करने वाले हैं। जो चीजें पढ़ाई जाएंगी उसे क्विज के रूप में हम लोग पहली बार देने जा रहे हैं। चैप्टर खत्म होने के बाद एक बेहतरीन सी वर्कशीट जिसमें चैप्टर के हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे। अगर चैप्टर बड़ा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी ज्यादा होंगे, चैप्टर छोटा है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम रहेंगे। दूसरी बात, बिल्कुल अपडेटेड कंटेंट आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे नायक फाउंडेशन बैच से पढ़ चुके होंगे, लेकिन यहां क्वेश्चंस का कलेक्शन जो होगा वो बहुत डिफरेंट होगा नायक फाउंडेशन बैच से। नायक फाउंडेशन बैच 2024, संकल्प बैच हम लोग 2026 में मेरे प्यारे दोस्त पढ़ रहे हैं। इस बीच में बहुत सारे एग्जाम्स हुए, तो उन सारे एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो उम्मीद ये की जाएगी आप लोगों से कि आप लोग शानदार तरीके से इसमें पढ़ोगे। और यकीन मानना, ये संकल्प बैच वास्तव में मतलब हिस्ट्री रचेगा। इतने सिलेक्शन इसके अंदर से आ रहे होंगे, लास्ट में आप लोग देखेंगे कि बहुत शानदार जो है वो सिलेक्शन इसके अंदर से दिए गए हैं। ज्यादा टाइम वेस्ट हम लोग नहीं करेंगे, शुरुआत करते हैं। एक बार फटाफट से एक बार सभी दोस्त हम सब भेजेंगे कि हाँ जी शुरू कर दो। अब टाइम हम लोगों के पास इतना नहीं है कि हम लोग इन बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। तो फटाफट से एक बार सभी साथी थम्स अप कर देंगे। कुछ छोटी सी बातों से मैं क्लास की शुरुआत करूंगा। आज उन बातों को करेंगे, आज के बाद उन बातों को कभी नहीं करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके होंगे, 5 से 7 मिनट में उन सारे सवालों के जवाब जो है वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। ठीक है। अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथी, तो ये संकल्प बैच जो है ये 3 दिन के लिए जो है वो अभी ऑफर पे रहेगा, मतलब इस पर ऑफर मिलेगा। 3 दिन क्लासेस डेमो मतलब यूट्यूब पे रहेंगी, उसके बाद क्लासेस एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी। जैसे ही क्लास एप्लीकेशन पे शिफ्ट हो जाएंगी, इसका जो प्राइस है वो 799 से हटके 999 हो जाएगा। अभी इस पर 20% ऑफ चल रहा है, तो आप लोग डेमो देखने के बाद जो है इस बैच को परचेज कर सकते हैं। वो सारे फीचर्स जो इसमें दिए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, बहुत शानदार तरीके से कर चुके हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि आप लोग कोर्स को कैसे परचेज करेंगे। कूपन कोड के बारे में मैं बता देता हूं, SSC20 आपको कूपन कोड यूज करना है, इसके बाद 20% ऑफ आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो टाइम टेबल पर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये टाइम टेबल आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर मैं सुबह 8 बजे की बात करूं तो इंग्लिश की क्लास आप लोगों की हो चुकी है, जिसे विपिन भट्टी सर ने आपको शानदार तरीके से कराया है। 10 बजे मैथ्स की क्लास होगी, ये भी शानदार तरीके से आप लोगों की हो रही होगी। रीजनिंग की क्लास 12 बजे से शोभित सर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से कराएंगे। 1 बजे स्टैटिक जीके का आप लोगों को डेमो देखने को मिलेगा, सोनवीर सर कराएंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में आप लोगों को क्लास मिलेगी। यहाँ पे पॉलिटी स्टार्ट जो है वो पारुल मैम कर रही होंगी। 3 बजे जो है वो संजीव सर इंग्लिश की क्लास आप लोगों की ले रहे होंगे। यहाँ आप लोग देख लेना, दोनों टीचर जो हैं वो अपना पूरा का पूरा सिलेबस दोनों टीचर कराएंगे, जिससे आपकी ट्यूनिंग मैच हो जाए। उस टीचर से आप लोग जो है वो अपनी क्लासेस कर सकते हैं। अपने अपनी चीजें बताएंगे कि कौन सी कैसे क्या होनी है, वो मुझे इतना कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है। यहां आपकी ज्योग्राफी की क्लास होगी, और ज्योग्राफी की क्लास आरुषि मैम आप लोगों की ले रही होंगी शाम को 5 बजे।
अगर मैं 6 बजे बात करूं तो केमिस्ट्री की क्लास आप लोगों की स्टार्ट होगी। जब केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो ये दोनों क्लासेस बाद में होंगी, और ये क्लास अभी नहीं होगी। ये क्लास तब होगी जब इनमें से कोई सब्जेक्ट जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के मन में हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में मैं एक बार थोड़ी सी बात कर लेता हूं, फिर इसके बाद जो है उन क्वेश्चंस के बारे में हम कभी बात नहीं करेंगे। सबसे पहला सवाल आप लोगों का ये है कि भैया जी नायक फाउंडेशन बैच से पढ़ चुके हैं, क्या इससे पढ़ने की जरूरत है? तो मैंने हमेशा बोला है कि ये जो टारगेट बैच आते हैं हम लोगों के, इसमें इसलिए पढ़ने की जरूरत हो जाती है क्योंकि रिवीजन का एक बेहतरीन बैच है ये। जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो रिवीजन के तौर पे इस बैच को लेंगे, जो बच्चे फ्रेशर हैं वो बिल्कुल फ्रेशर के तौर पे इस बैच को लेंगे, क्योंकि इसमें अपडेटेड कंटेंट मिलेगा। वो अपडेटेड कंटेंट मिलेगा जो जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें जो क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं वो आपको इस बैच के अंदर जो है वो मिल रहे होंगे। दूसरा सवाल आपके मन में होगा जी नोट्स बनाने की। जो बच्चे फ्रेशर होंगे वो नोट्स के बारे में अपना उनका मतलब ये होगा कि नोट्स बनाएं या ना बनाएं। मैं हमेशा से बोलता हूं किसी भी टीचर से आप लोग पहले पढ़े हुए हैं, किसी भी टीचर से, मुझसे पढ़े हैं, किसी और से पढ़े हैं, अगर आपने एक बार नोट्स बना रखे हैं तो आपको बार बार नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है बच्चे। कोई चीज एक्स्ट्रा आती है तो आप उसी में ऐड कर लीजिए, बार बार उन्हीं चीजों को रिकॉल करिए। प्रैक्टिस के लिए सब बहुत मतलब आप कहेंगे एक सफिशिएंट मात्रा में कंटेंट हम लोग देने वाले हैं। जितना आप लोगों के लिए जरूरत है उतना कंटेंट हम प्रैक्टिस के लिए साथ के साथ मेरे भाई देने वाले हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस होंगे, क्या ये बाइलिंगुअल होगा? बिल्कुल ये बाइलिंगुअल होगा, हर एक चीज बाइलिंगुअल होगी। हर मतलब ये समझ लीजिए हर एक चीज बाइलिंगुअल रहने वाली है। तो ये तमाम तरीके के क्वेश्चंस थे जो मैंने आप लोगों के क्लियर कर दिए हैं। एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे मैथ के अंदर पूरे मैथ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक अर्थमेटिक होता है और एक मेरे भाई एडवांस होता है। आप बेहतर तरीके से जानते भी हैं। अगर मैं बात करूं 2025 से पहले की बात करता हूं तो ये रेशो जो होता था ये 60-40 का रेशो होता था। ये 60-40 का लगभग रेशो देखने को मिलता था। लेकिन 2025 में अगर मैं बात करता हूं तो एडवांस का रेशो जो है वो बढ़ चुका है। मैं कह सकता हूं कि एडवांस बहुत सारी शिफ्टों में 60 पूछा गया है और 40 जो है वो अर्थमेटिक पूछा गया है। इवन कुछ शिफ्टों में तो 60% से ज्यादा भी पूछा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां एडवांस का वेटेज ज्यादा है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि एग्जामिनर किसका वेटेज ज्यादा रख दे, इसलिए हमें दोनों को बहुत शानदार तरीके से पढ़ना होगा। अभी जो है वो हम एक क्लास से शुरुआत जरूर कर रहे हैं। बीच में जहां जरूरत होगी मैं 2 क्लास आप लोगों की कर दूंगा। पहली एक क्लास होगी अर्थमेटिक की और एक क्लास हो जाएगी मेरे भाई एडवांस की। लेकिन अगर 5 महीने का कह के चले हैं तो 5 महीने में ही इस मैथ्स को पूरी तरीके से खत्म कर रहे होंगे। बहुत ज्यादा बातें अब हम लोग नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहने वाला है आज का, शुरुआत जो हम लोग करने वाले हैं वो नंबर सिस्टम से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं। चैप्टर्स मैं आपको स्ट्रेटजी वीडियो में बहुत कुछ बता चुका हूं, सारे डाउट क्लियर कर चुका हूं, तो यहां अब आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम लोग नंबर सिस्टम से शुरुआत करने वाले हैं और नंबर सिस्टम में कौन कौन से टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं, सबसे पहले उन टॉपिक्स के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, यानी संख्याओं का वर्गीकरण हम लोग पढ़ेंगे। इसके जस्ट बाद बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का, बहुत छोटा सा लगभग 5 मिनट का टॉपिक होगा, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर यूनिट डिजिट के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस की तरफ हम लोग जाएंगे, यूनिट डिजिट के कॉन्सेप्ट को हम लोग जानेंगे। फिर डिविजिबिलिटी रूल हम लोग जानेंगे। अच्छा, मैंने एक चीज महसूस की, अगर 2025 के एग्जाम्स की बात करूं, जो 2025 में आप लोगों के एग्जाम हुए हैं उसमें प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। उससे पहले भी प्राइम नंबर का वेटेज रहा है, लेकिन 2025 में मेरे प्यारे दोस्त प्राइम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि बहुत हद तक चीजें प्राइम नंबर की बेस्ड होती हैं डिविजिबिलिटी रूल पर, इसलिए मैंने प्राइम नंबर की एक क्लास बिल्कुल सेपरेट रखी है मेरे भाई। इसमें हम प्राइम नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो इसमें देख रहे होंगे, और वो क्लास जो है वो मेरे भाई जस्ट डिविजिबिलिटी रूल के बाद हम लोग करेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज,
हम लोग बहुत शानदार तरीके से करेंगे। फैक्टर्स और डिवाइजर यानी कि गुणनखंड के बारे में बहुत शानदार तरीके से करेंगे। अभी आप देखोगे कि गुणनखंड से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, इवन मेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई 3 अंकों की या 4 अंकों के ऐसे कितने फैक्टर होंगे जिनके केवल 3, ऐसी कितनी संख्याएं होंगी जिनके केवल 3 फैक्टर होंगे। तो फैक्टर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, इसे बहुत डिटेल में पढ़ना हम लोगों को होगा, लेकिन एक क्लास में हम लोग शानदार तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा आगे बात करूं तो रिमाइंडर थ्योरम हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट रहा है मेरे भाई, जिसे शेषफल प्रमेय कहा जाता है। फाइंडिंग द लास्ट 2 डिजिट, अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस पर इंडिविजुअल क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, लेकिन अगर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस पर कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे हमें पढ़ना बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कैलकुलेशन सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं होती, हम लास्ट 2 डिजिट के कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हमें इसे बहुत शानदार तरीके से देखना होगा, ठीक है। अच्छा, ये 2 बार लिख गया है लास्ट 2 डिजिट। इसके बाद होता है एक जो ये 10वें नंबर पे टॉपिक था ना, ये था लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन। अगर मैं यहीं पे बात करूं तो मेरे भाई लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन, अब आप कहोगे जी लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन कौन से होते हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त आप ही ने नंबर सिस्टम के अंदर वो सारे क्वेश्चंस देखे होंगे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस में, 2 अंकों की संख्या वाले क्वेश्चंस, है ना, सिर पैर वाले क्वेश्चंस। अगर 1 से 800 तक हम लोग लिखना चाहते हैं तो कितनी की हमें दबानी पड़ेगी, कितने अंकों की हमें जरूरत पड़ेगी, वो सारे जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो हम लोग मेरे प्यारे भाई यहां पढ़ रहे होंगे। अब बात आती है कि बहुत सारी बार ऐसी कुछ चीजें छूट जाती हैं जो हम किसी टॉपिक में कवर नहीं कर पाए हैं और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्टेंट रही हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त हम उन्हें मिसलेनियस में देख रहे होंगे। तो सारा का सारा गोल क्लियर हो गया क्या? कोशिश करेंगे हम इसे 11-12 क्लास में खत्म करने की कोशिश करेंगे, शानदार तरीके से खत्म करने की कोशिश करेंगे। क्या आपको अगले 11-12 दिन की पिक्चर क्लियर हो गई? अगले 11-12 दिन आप लोगों को वर्कशीट भी मिलेगी, आज भी वर्कशीट आप लोगों को मिलेगी, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स पे बेस्ड क्वेश्चंस भी आज आप लोगों को मिलेंगे। आज ही से वो सारी चीजें शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चाहे वो आईबी का क्वेश्चन हो, चाहे वो सीडीएस का क्वेश्चन हो, चाहे वो एसएससी का क्वेश्चन हो, नया क्वेश्चन आप लोगों के पास जरूर आपके सामने आएगा, ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम, आज की पहली संकल्प बैच की मैथ्स की पहली क्लास की थ्योरी पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक होगा नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में भी पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, संख्याओं का वर्गीकरण। डेमो जो रहेंगे वो 1-1 घंटे के रहेंगे, लेकिन ये क्लास डेमो के बाद एप्लीकेशन पे जब शिफ्ट हो जाएगी तो हम इसे 1.5 घंटे की क्लास कर देंगे, ठीक है। अब फालतू बात नहीं होंगी, मेरी आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई मेहनत के साथ पढ़ना। मैं यकीन दिलाता हूं मैथ में आप लोगों को कोई समस्या नहीं आएगी, एसएससी के किसी भी एग्जाम में आपको मैथ्स में कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। अब मुझे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में बताइए मेरे प्यारे दोस्त कि नंबर सिस्टम जिसे हम लोग संख्या पद्धति कहते हैं, तो उसके अंदर सबसे पहला टॉपिक होता है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, यानी कि जो संख्याएं हैं उनका वर्गीकरण किया गया है, उन संख्याओं को बांटा गया है, कौन सी संख्या हमें किसके अंदर रखनी है ये हम लोगों को सबसे पहले पता होना चाहिए। तो मैं एक चार्ट से मेरे प्यारे दोस्त शुरू करूंगा आज की क्लास को। सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखना, नंबर्स 2 तरीके के होते हैं, उन नंबर्स को हमने 2 पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक तो होता है मेरे भाई रियल नंबर, जिसे हम लोग वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अगर मैं रियल नंबर की बात करता हूं तो रियल नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। एक होता है मेरे भाई इमेजिनरी नंबर, जिन्हें हम लोग काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। डेफिनेशन आप लोगों ने जाना होगा कि जो भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं वो सभी रियल नंबर कहलाते हैं। इमेजिनरी नंबर वो होंगे जैसे रूट के अंदर माइनस का होना, ये इमेजिनरी नंबर होता है मेरे भाई। और जब बात इमेजिनरी नंबर की आती है तो याद रखना, इमेजिनरी नंबर के अंदर एक हम आई का यूज करते हैं जिसे हम लोग आयोटा कहते हैं। आयोटा बेसिकली रूट के अंदर माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेरे भाई, ठीक है।
तो ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हुई। रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट होंगे, इमेजनरी नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल रूट के अंदर माइनस का होना, या जिन भी नंबर्स के आगे आई लगा होगा उन सभी नंबर्स को हम लोग इमेजनरी नंबर या काल्पनिक संख्याएं कहेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को मिला के, रियल नंबर और इमेजनरी नंबर, इन दोनों नंबर्स को मिला के कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं जिन्हें सम्मिश्र संख्याएं हम लोग कहते हैं। ये जो ए आप लोगों को दिख रहा है ये रियल नंबर है, और ये जो आई लगा हुआ है इसके साथ ये इमेजनरी नंबर है। रियल नंबर और इमेजनरी नंबर दोनों अगर मिल जाते हैं तो वो कौन सा नंबर बन जाता है? वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, यानी कि वो सम्मिश्र संख्याएं बन जाती हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? आप कहेंगे जी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत मेरे भाई इन तमाम चीजें जो आपके सामने लिखी हुई हैं, पहले एक बार देखिए सारा कुछ विजिबल है, पहले एक बार देखिए सारा कुछ विजिबल है, एक एक शब्द पढ़ने में आ रहा है। तो आप कहेंगे भैया जी एक एक शब्द जो है वो पढ़ने में आ रहा है। सबसे पहले रियल नंबर को हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है, एक तो होता है रेशनल नंबर और एक होता है इरेशनल नंबर। अब सवाल उठता है भैया जी रेशनल नंबर क्या होते हैं जिन्हें हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं? सबसे पहला सवाल है, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में तो पढ़ चुके हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अगर आप लोग आज थ्योरी पार्ट पढ़ लेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चंस मैं एक साथ करा दूंगा, 10-15 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस कर लेंगे मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक आता है रेशनल नंबर क्या होते हैं। मैं रेशनल नंबर के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूं, वहां से रेशनल नंबर का टॉपिक जो है वो आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। ये रेशनल नंबर पे हम लोग पहुंच रहे हैं मेरे भाई। तो रेशनल नंबर की कंडीशन लिखिएगा। अगर बात रेशनल नंबर की आती है मेरे प्यारे दोस्त, तो रेशनल नंबर में 3 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन सी 3 कंडीशन? एक तो संख्या P अपॉन Q के फॉर्म में होनी चाहिए, दूसरा संख्या डिनोमिनेटर कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और एक तीसरी कंडीशन है रेशनल नंबर होने के लिए कि P और Q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों इंटीजर होने चाहिए। अब सवाल ये आएगा आपके मन में, भैया जी पूर्णांक तो आपने बताया ही नहीं है। तो भैया बताऊंगा अभी, दोनों पूर्णांक होने चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त अभी के लिए केवल इतना समझेंगे कि जो पूरे अंक होते हैं, जो डेसिमल नहीं होते, उन्हें हम लोग जो है वो पूर्णांक कहते हैं। अगर किसी भी नंबर के साथ जो है ये कंडीशन, तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो फुलफिल हो रही है, तो ऐसे नंबर को हम लोग जो है वो रेशनल नंबर कहते हैं। आप कहेंगे जी एग्जाम्पल समझाइए। मैंने कहा, मैंने आपके सामने एक संख्या लिखी 5/7, मैंने आपसे कहा क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी तीनों कंडीशन चेक करूंगा। P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा हुआ है, Q जो है वो 0 भी नहीं है, ये दोनों के दोनों पूर्णांक हैं, यानी तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। यानी जितनी भी फ्रैक्शन में चीजें लिखी होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? वो रेशनल नंबर होती है। पहली बात आपको ये पता चल गई। मैंने आपके सामने कहा भैया जी एक 1.4 और 3.7 लिखा हुआ है, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा जी सबसे पहले इसे सॉल्व करो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, यानी ये 1.4 को मैं लिख सकता हूं 14 और 3.7 को मैं लिख सकता हूं 37। अब आप ये बताइए 14/37 के साथ क्या ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो पा रही हैं? P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा है, बिल्कुल लिखा है। क्या Q 0 के बराबर है? नहीं जी, Q तो 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? बिल्कुल जी, ये दोनों पूर्णांक हैं, यानी ये भी हमारा रेशनल नंबर हो जाएगा। 2 साल की वैलिडिटी कर तो दी। कल का शॉर्ट्स आपने शायद नहीं देखा है, आप लोगों की इसी डिमांड की वजह से 2 साल की वैलिडिटी कर दी है, लेकिन अपने आप को इस काबिल बनाओ कि 2 साल की वैलिडिटी का यूज ही ना करना पड़े हमें। हम 1 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाएं, हम क्यों 2 साल की वैलिडिटी लें? ठीक है, वो बात अलग है कि हमने 2 साल की वैलिडिटी कर दी है, लेकिन दोस्त अपने पर इस तरीके से अपने आप को काबिल बनाइए कि आपको 2 साल की वैलिडिटी की जरूरत ही ना पड़े, हम 1 साल में सिलेक्शन लेके निकल जाएं। ठीक है, इसे चला देना। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने ये आपके सामने संख्याएं लिखी। अब मैंने एक छोटी सी चीज आप लोगों से पूछी, मैंने आपसे पूछा
कि क्या ये मेरा रेशनल नंबर है, क्या ये मेरा रेशनल नंबर है √36/√49। आपने कहा जी पहले इसे ना सॉल्व कर लो। मैंने कहा सॉल्व कैसे करोगे? आपने कहा कि 36 का वर्गमूल आप 6 लिख दोगे, 49 का वर्गमूल आप 7 लिख दोगे। मैंने कहा जी ठीक है। यहां आपको सारी कंडीशन देखनी है। मैंने पूछा क्या ये क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा है? बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या ये Q 0 के बराबर है? आप कहेंगे Q 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? दोनों के दोनों पूर्णांक, दोनों के दोनों इंटीजर हैं। तो ये दी गई संख्या मेरी क्या हो जाएगी? रेशनल नंबर हो जाएगी। आपने कहा भैया जी एक बात और बताओ, अगर मेरे सामने खाली एक संख्या लिखी हुई है, क्या इसको आप रेशनल नंबर कहेंगे? तो मैंने कहा भैया जी अगर इसके नीचे आप 1 लिख दोगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने पूछा अब कंडीशन चेक करो, क्या ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा हुआ है। पहली कंडीशन फुल हो गई। क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। दूसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? 36 और 1 पूर्णांक है, पूरे पूरे अंक है, पूरे पूरे अंक हैं भैया। तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। यानी कि अगर कोई नंबर डायरेक्टली ऐसे ही लिखा हुआ है बिना डिनोमिनेटर के, तो मेरे प्यारे दोस्त वो भी मेरा क्या हो जाएगा? वो भी मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है। अब आप कहेंगे जी देखने से ऐसा लग रहा है कि सब कुछ तो रेशनल है, फिर ये इरेशनल का नाम कहां से आ गया? आप क्या ऐसी संख्या बता सकते हो जो रेशनल नहीं है? तो मैं कहूंगा बिल्कुल बता सकता हूं। आप चेक करना। सबसे पहले आपके मन में एक डाउट होगा भैया जी जीरो क्या है? इस जीरो के बारे में बताइए, क्योंकि मैथ्स के अंदर जीरो का बड़ा खेल है। मैंने आपसे पूछा जीरो क्या है, फटाफट बताइए आप लोग। आप क्या सोचते हैं? इन्हीं कंडीशन को सेटिस्फाई करा दीजिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो मेरा रेशनल नंबर है, और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो मेरा रेशनल नंबर नहीं है। आपने कहा जी मैं तो 0 के नीचे 1 लिख दूंगा। मैंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 के नीचे आप 1 लिखोगे तो भी 0 ही रहेगा। अच्छा मुझे ये बताइए क्या P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है ये? आप कहेंगे जी बिल्कुल लिखा हुआ है। क्या Q जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा जी बिल्कुल 0 के बराबर नहीं है। क्या ये दोनों पूर्णांक हैं? पूर्णांक मतलब पूरे पूरे अंक। हाँ जी पूरे पूरे अंक हैं। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो आप क्या कह देंगे? आप कह देंगे कि भैया जी 0 जो है वो एक रेशनल नंबर है, 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। 0 जो है वो एक परिमेय संख्या है। बेटा पूर्णांक का मतलब पूरे पूरे अंक, पूरे पूरे अंक, उसी को हम पूर्णांक कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ये सब पूर्णांक हैं। -1 -2 -3 -4 -5 ये सब पूर्णांक हैं। 0 एक पूर्णांक है। जो पूरे पूरे अंक हैं वो मेरे प्यारे दोस्त वो पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी अब आपने कहा जी ठीक है, आपने ये सब कुछ बता दिया कि ये रेशनल नंबर है। अभी हम थोड़ा सा ये नहीं सोच पा रहे हैं कि रेशनल नंबर क्या नहीं होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा। मैंने आपसे कहा √2/√9। मैंने आपसे पूछा मेरे प्यारे दोस्त क्या ये रेशनल नंबर है? क्या ये रेशनल नंबर है? तो आपने कहा भैया जी पहले मैं इसे चेक करूंगा। जैसे ही मैंने आपसे पूछा √2 की वैल्यू क्या होती है, तो आप कहेंगे √2 की तो एग्जैक्ट वैल्यू होती ही नहीं है। जब यह सवाल आपके अंदर से आए कि √2 की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, यानी अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है तो यह क्या बन जाएगा? ये इर्रेशनल नंबर बन जाएगा, ये अपरिमेय संख्या बन जाएगी। जैसे आप लोग देखोगे √2 हो गया अपरिमेय संख्या, √3 हो गया अपरिमेय संख्या, √5 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, √7 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या, √8 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, √11 क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या, √10 क्या हो जाएगा? ये सारी की सारी अपरिमेय संख्या है। मतलब जिनका एग्जैक्ट रूट हम लोगों को नहीं पता है वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? वो अपरिमेय संख्या कहलाएंगी। दोनों बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जब मैं आपसे पाई के बारे में पूछना चाहूंगा तो आपका सवाल का जवाब क्या होगा? आप मुझे पाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए कि पाई क्या है। पाई एक रेशनल नंबर है,
या पाई मेरा इरेशनल नंबर है? सोच के बताना, कंडीशन को देख के बताना, और अगर है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। एक बच्चा पूछ रहा है 15/1.5 क्या है। मैं आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। वैसे तो आपको ये खुद ही निकाल लेना चाहिए था कि 15/1.5 क्या है। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, 15 से काटोगे 10 बार, और कोई भी संख्या हमेशा परिमेय संख्या होती है। कोई भी इंटीजर आपके सामने लिखा है वो परिमेय संख्या होती है। आप इस पर आइए, ये पाई क्या है। पाई के बारे में बताना जरूर है। आप कहेंगे जी पाई, अगर मैं पाई के बटे में 1 लिख दूं, पाई के बटे में 1 लिख दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा जी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मुझे ये बताइए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे ये बताइए कि क्या इसके साथ तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं? क्या ये P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है? बिल्कुल P अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या क्यू जो है वो 0 के बराबर है? आपने कहा बिल्कुल क्यू 0 के बराबर नहीं है। लेकिन जब तीसरी कंडीशन की तरफ आते हैं कि दोनों के दोनों पूर्णांक होने चाहिए, दोनों के दोनों जो है वो इंटीजर होने चाहिए, क्या पाई इंटीजर होता है? क्या पाई पूरा पूरा अंक होता है? तो आप कहेंगे पाई पूरा पूरा अंक नहीं होता, यानी तीसरी कंडीशन हम लोगों की फुलफिल नहीं हो पाएगी। पाई जो है वो मेरा प्यारे दोस्त क्या हो जाएगा? पाई मेरा इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई मेरा क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा, यानी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो क्या आप दोनों को समझ चुके हैं कि रेशनल नंबर क्या होते हैं, इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो आप कहेंगे जी उनके बारे में बिल्कुल डिटेल में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं वापस से उसी पॉइंट पर आता हूं मेरे प्यारे दोस्त। वो जो चार्ट आपके सामने बना हुआ था, इस चार्ट को थोड़ा सा देखिए। हमने रियल नंबर को थोड़ा सा कैटेगराइज किया दो पार्ट में। एक रेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं, एक दूसरा मेरे भाई इरेशनल नंबर हम लोग पढ़ चुके हैं क्या होते हैं। अब रेशनल नंबर को भी हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। ये रेशनल नंबर एक तो हमने इंटीजर में इसे बांटा है, एक हमने डेसिमल में इसे बांटा है। इंटीजर का मतलब होता है पूरे पूरे अंक, डेसिमल का मतलब होता है जहां आपको पॉइंट लगा हुआ दिख जाए। मेरे भाई इंटीजर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं इंटीजर। एक तो होते हैं मेरे दोस्त नेगेटिव इंटीजर, एक होते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ये जो जीरो आपके सामने लिखा हुआ है, ना इसको नेगेटिव के अंदर लिया गया है ना इसको पॉजिटिव के अंदर लिया गया है। जब बात नेगेटिव इंटीजर की आती है तो नेगेटिव इंटीजर जो होते हैं वो माइनस साइन वाले, ये सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं, इन्हें हम लोग नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूं पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, तो आप कहेंगे +1 से लेके +1 से ये सारे जो होते हैं ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, यानी इन्हें धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ये जो है ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं, ये जो होते हैं ये धनात्मक पूर्णांक होते हैं। अगर मैं जीरो की बात करूं तो जीरो ना मेरा धनात्मक पूर्णांक होता है ना मेरा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ गई। अगर मैं प्यारे दोस्त इधर दूसरी तरफ चलता हूं तो दूसरी तरफ आपके सामने लिखा हुआ है डेसिमल। डेसिमल भी हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है, डेसिमल को हिंदी में कहा जाता है दशमलव। क्या कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त? दशमलव कहा जाता है। अगर दशमलव को दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया है, इसे कहा दो पार्ट में कौन कौन से पार्ट हैं? एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। एक तो शांत दशमलव होता है, एक अशांत दशमलव होता है। जो शांत दशमलव होता है वो दशमलव होता है जो पूरा पूरा आपके सामने नंबर लिखा हो, जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 0.5, खत्म हो गया। टर्मिनेट जो होता है वो दशमलव होता है जो पूरा पूरा नंबर आपके सामने लिखा हुआ है, यानी कि जैसे कहीं आपके सामने ये लिखा हुआ है 0.55, ये आपके सामने टर्मिनेटिंग डेसिमल लिखा हुआ है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल वो डेसिमल होता है जो खत्म ही नहीं होता है, जैसे आपके सामने लिख दिया 0.33333 और ऐसे लिखा हुआ जा रहा है, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आएगा। अब नॉन टर्मिनेटिंग जिसे अशांत दशमलव हम लोग बोलते हैं, उसको भी हमने दो पार्ट में बांटा हुआ है। एक तो होता है आवर्त दशमलव, एक तो होता है आवर्त दशमलव जिसे हम लोग रिकरिंग डेसिमल बोलते हैं, और एक होता है मेरे प्यारे दोस्त अनावर्त दशमलव।
अनावरत दशमलव। अब आप ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं और सिलेक्शन पोस्ट में यहां से 2025 में क्वेश्चन पूछे गए हैं। सुनना मेरी बातों को। जब हम लोग डेसिमल की तरफ गए तो डेसिमल में हम लोगों ने समझा कि भैया जी डेसिमल जिसमें पॉइंट लगा होता है उसे हम लोग डेसिमल कहते हैं। डेसिमल को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया। एक तो वो जो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है यानी नंबर खत्म हो जाता है, ऐसे को कहते हैं हम शांत दशमलव। एक वो जो नंबर खत्म ही नहीं होता, जैसे ये डिवाइड होता चला जाए 3 4 4 4 4 4 4 ऐसे आ जाए तो उसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, ये वो डेसिमल है जो खत्म ही नहीं होता है। इसको हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया है। एक तो वो जो रिकरिंग है, एक वो जो नॉन रिकरिंग है। रिकरिंग मतलब आवर्त दशमलव, नॉन रिकरिंग मतलब अनावर्त दशमलव। अब जब ये खत्म ही नहीं होता है तो दो कंडीशन बनती हैं, या तो अंक बार बार दोहराए जा रहे होंगे, मतलब कोई अंक का रिपीटिशन होगा बार बार, जैसे यहां लिखा हुआ है आप देखेंगे 3 का बार बार रिपीटिशन हो रहा है तो उसे कहते हैं आवर्त दशमलव। अगर कोई नंबर खत्म भी नहीं हो रहा है और अंकों का रिपीटिशन भी नहीं हो रहा है तो उसे कहते हैं अनावरत दशमलव। क्या कहते हैं? अनावरत दशमलव कहते हैं। जैसे अगर डिवाइड होके कहीं ये आ रहा है 5 3 7 8 1 4 9 6 3 9 ऐसे आ रहा है और ये खत्म भी नहीं हो रहा है, तो मेरे प्यारे दोस्त इसे हम लोग कहेंगे अनावरत दशमलव कहेंगे। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथी? इसे हम लोग अनावरत दशमलव कहेंगे। तो जहां तक बातें बताई, क्या वो पिक्चर क्लियर हो गई? तो आप कहेंगे जी वो पिक्चर पूरी तरीके से क्लियर हो चुकी है मेरे भाई। क्यों नहीं आएगा समझ में? मान लो आपके सामने एक डेसिमल लिखा हुआ है 0.45 0.454545 और ऐसे ही लिखा हुआ जा रहा है। आपने दशमलव पढ़ा, पॉइंट आएगा, दशमलव को दो पार्ट में खत्म की, दो पार्ट में बांटा, एक तो टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो जो नंबर खत्म हो जाता है यानी पूरा पूरा ये टर्मिनेटिंग हो गया, इसका तो मामला ही खत्म आपने कर दिया। नॉन टर्मिनेटिंग वो जो खत्म ही नहीं होता, डॉट 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 लिखा हुआ चला जाता है। नॉन टर्मिनेटिंग को भी आपने दो पार्ट में बांटा, एक तो वो जिसमें चीजें रिपीट हो रही हो, 45 बार बार रिपीट हो रहा है, उसे आवर्त दशमलव कहते हैं। एक वो जिसमें चीजें रिपीट ही ना होती हो, उसे अनावर्त दशमलव कहते हैं। लेकिन खत्म इस केस में भी नहीं होता नंबर, खत्म इस केस में भी नहीं होता नंबर, इसीलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग का पार्ट है। क्या ये चीज समझ में आई आप लोगों को? अब इसमें थोड़ा सा आगे बताऊंगा कि ये भी रेशनल नंबर होता है, ये भी रेशनल नंबर होता है, लेकिन ये रेशनल नंबर नहीं होता है। ये रेशनल नंबर क्यों होता है, जब मैं इसको पढ़ाऊंगा, जब मैं इसको तोड़ूंगा, तब मैं बताऊंगा कि रेशनल नंबर क्यों होता है मेरे भाई। अभी के लिए मेरे प्यारे दोस्तों बस आप डेफिनेशन को समझ के चलिए मेरे भाई दोस्त, ठीक है? बीच बीच में थम्सअप करते रहा करो, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि हाँ चीजें सही चल रही हैं। भाई साहब दिमाग में हर एक वो चीज जाएगी जो आपके लिए जरूरी है, ठीक है? अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आइए मेरे भाई उधर की तरफ हम लोग चलते हैं। हमने इंटीजर को जाना, इंटीजर मतलब पूर्ण अंक, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। जीरो को ना हमने पॉजिटिव लिया है ना हमने नेगेटिव लिया है। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर था, जो धनात्मक पूर्णांक था, जिसकी शुरुआत +1 से हुई थी, +1 +2 +3 +4 +5 +6, जिसकी शुरुआत यहां से हुई थी, उसे मेरे प्यारे दोस्त हमने दो पार्ट में कैटेगराइज किया। इस पॉजिटिव इंटीजर को, इसके अंदर जीरो नहीं है, इस जीरो को और पॉजिटिव को मिला के हमने इसे दो पार्ट में कैटेगराइज किया। एक तो नेचुरल नंबर जिसे प्राकृतिक संख्या हम लोग कहते हैं,
नेचुरल नंबर को लिखिए प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को लिखिए बेटा क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है मेरे भाई। ये शुरू वाला पार्ट बोरिंग जरूर हो सकता है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपके एग्जाम के हिसाब से जरूरी बहुत है। आपको एक चीज पता होगी, हर एक बढ़िया चीज शुरुआत में बोरिंग लगती है, हर एक बढ़िया चीज शुरुआत में बोरिंग लगती है। आप किसी को भी देख लो, चाहे रिलेशन में देख लो, जो आपके लिए अच्छी रहेगी ना भाई साहब, वो थोड़ी शुरुआत में बोरिंग रहेगी, मतलब बोरिंग रहेगी। लेकिन समझ जाना कि जो चीज बोरिंग लग रही है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बहुत रहने वाली है। आइए मुद्दे पर आते हैं मेरे प्यारे दोस्त। हमें दो चीजों के बारे में जानना है, एक तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, एक होल नंबर्स क्या होते हैं। प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या क्या होती है, क्या कोई बता पाएगा दोनों में डिफरेंस? नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं मेरे प्यारे दोस्त? नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं, क्या कोई मुझे बता पाएगा? नेचुरल नंबर और होल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहले मुझे बताइए नेचुरल नंबर के बारे में। मेरे प्यारे दोस्त, जो नेचुरल नंबर होते हैं, जिन्हें हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, जिन्हें हम लोग गिनती वाले नंबर भी कहते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, ये सारे क्या कहलाते हैं? ये सारे जो हैं वो नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। ये नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो को और ऐड कर देते हैं, अगर नेचुरल नंबर्स में हम लोग जीरो को और ऐड कर देते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं? ये होल नंबर बन जाते हैं। ये प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर वो होते हैं जो 0 से शुरू होते हैं मेरे प्यारे भाई। अच्छा, यहां पे ना एक स्टेटमेंट बनता है, मुझे बताना कि क्या वो स्टेटमेंट सही है जो मैं बोलने जा रहा हूं। मैंने आपसे एक बात बोली, क्योंकि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं अब एसएससी में, तो हम उनको साथ के साथ लेके चलेंगे। मैंने आपसे यह कहा कि जितने भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, क्या वो सभी पूर्ण संख्याएं होती हैं? बताइए मुझे। पहला स्टेटमेंट ये है, मेरी प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें मैं नेचुरल नंबर्स कहता हूं, और नीचे वाली है मेरी पूर्ण संख्याएं जिन्हें मैं होल नंबर कहता हूं। मैं आपसे बस एक छोटी सी बात पूछना चाह रहा हूं। कौन सी छोटी सी बात? मैंने आपसे यह कहा कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। आप लोग मुझे बताना कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैंने दो स्टेटमेंट आपके सामने लिखे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह पहला स्टेटमेंट मैंने आपके सामने लिखा। सही है या गलत ये आपको देखना है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। फटाफट बताइए कौन सी बात बिल्कुल ठीक है, दोनों बात सही है, दोनों बातें गलत हैं। यस से काम नहीं चलेगा, मुझे ये बताओ कि कौन सा वाला ठीक कह रहे हैं आप, सही कौन सा बोल रहे हैं वो मुझे बताना है। अच्छा, मुद्दे पर आते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या है ये, क्या ये सभी प्राकृतिक संख्या मेरी पूर्ण संख्या होती हैं? बिल्कुल जी, ये तो पूर्ण संख्याओं में भी आ रहे हैं। यानी पहला वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अगर मैं आपसे पूछूं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये वाली सारी संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या होती हैं? ना जी ना, जीरो मेरी पूर्ण संख्या तो होती है लेकिन प्राकृतिक नहीं होती। तो ये दूसरा वाला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। ये दूसरा वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत लिखा हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के बारे में बहुत बेहतर से जान पाए होंगे। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, दोनों के बारे में बहुत अच्छे से आप लोग जान गए हैं। अब इन नेचुरल नंबर्स को भी हम लोग थोड़ा सा आगे जो है वो बांट लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्राइम नंबर जिन्हें हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं, वैसे तो इसकी एक अलग से क्लास लेके आऊंगा मेरे भाई, वैसे तो इसकी एक अलग से क्लास लेके आऊंगा, लेकिन डेफिनेशन तो कम से कम समझ ही लो। प्राइम नंबर जिन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं, कंपोजिट नंबर जिन्हें हम लोग भाज्य संख्याएं कहते हैं, इवन नंबर जिन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं, और ओड नंबर जिन्हें हम लोग विषम संख्याएं कहते हैं। ये चार चीजों के बारे में हमें और पढ़ना है।
तो सबसे पहले हम लोग प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतने आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में डेफिनेशन बता दीजिए कि ये प्राइम नंबर का आखिर मामला क्या है। बताइए, प्राइम नंबर के बारे में बताइए। एक सटीक डेफिनेशन मुझे आपकी तरफ से मिलनी चाहिए कि ये प्राइम नंबर का आखिर मामला क्या है। व्हाट इज प्राइम नंबर? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? क्या कोई मुझे बता पाएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? आ जाओ, हेडिंग डालिए अभाज्य संख्याएं। वैसे तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें हम लोग डिटेल में क्वेश्चन करेंगे, दबा के क्वेश्चन बनते हैं। और मैं एक बात बता दूं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं मेरे प्यारे दोस्त। इसके प्राइम नंबर से रिलेटेड बहुत जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। हम लोगों को तैयार रहना होगा। चौथी पांचवी क्लास जो है वो अभाज्य संख्याओं पर ही बेस्ड क्वेश्चंस की रहने वाली है, जिसमें हम 25-30 क्वेश्चन बड़े शानदार क्वेश्चन करेंगे। मैंने आपसे पूछा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तो अभाज्य का मतलब मेरे प्यारे दोस्त ये होता है, हमने पहले भी पढ़ा है, जो या तो एक से कटती है या अपने आप से कटती हैं। भाई साहब, उन्हें काटने वाला ही कोई दूसरा पैदा नहीं हुआ है, वो केवल या तो एक से कटेंगी या केवल अपने आप से कटेगी। यानी मेरे प्यारे दोस्त, जिनके दो डिफरेंट गुणनखंड होते हैं, जिनके केवल दो, केवल जरूर लगा लेना बेटा, केवल से पहले बात नहीं बनेगी, केवल दो डिफरेंट गुणनखंड होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग जो है, केवल दो डिफरेंट गुणनखंड होते हैं, फैक्टर होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब बहुत सारे बच्चे क्योंकि फ्रेशर हैं वो ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये गुणनखंड क्या होते हैं। बहुत छोटी सी चीज है, इसलिए बता भी देता हूं मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं आपसे गुणनखंड की बात करूं तो गुणनखंड का मतलब होता है, जैसे आपके सामने कोई एक संख्या दी हुई है 24। मैंने आपसे पूछा कि भाई ये गुणनखंड क्या है, इसके गुणनखंड क्या होंगे। तो गुणनखंड वो सारी संख्याएं होती हैं जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं। यानी 24 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा, 8 से भी होगा, 12 से भी होगा और खुद 24 से भी होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त, अगर फैक्टर की बात करता हूं तो फैक्टर वो सारी वैल्यूज होती है जो दी हुई संख्या को डिवाइड कर देती हैं। अब अगर प्राइम नंबर के बारे में आपसे पूछा जा रहा है तो प्राइम नंबर वो सारी संख्याएं होती हैं जिनके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं, केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। यानी या तो वो 1 से कटेंगी या फिर वो अपने आप से कटेंगी। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसी अभाज्य संख्याओं में सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2 होती है। 2 या तो 1 से कटता है या खुद 2 से कटता है। 2 के बाद अगर मैं बात करूं तो 3 हो जाएगी, 3 के बाद अगर मैं बात करूं तो 5 हो जाएगी, 5 के बाद 7 हो जाएगी, 7 के बाद 11 हो जाएगी, 11 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 23, 23 के बाद 29, 29 के बाद 31, 31 के बाद 37, 37 के बाद 41, 41 के बाद 43, 43 के बाद 47, 47 के बाद 53, 53 के बाद 59, 59 के बाद 61, 61 के बाद 67, 67 के बाद 71, 71 के बाद 73, 73 के बाद 79, 79 के बाद 83, 83 के बाद 89 और 89 के बाद 97। क्या कोई ऐसी अभाज्य संख्या रह गई है जो 1 से 100 के बीच में हो और हमने उसे ना लिखा हो? क्या कोई ऐसी अभाज्य संख्या रह गई है जिसको 1 से और 100 के बीच में हो और हमने उसे ना लिखा हो? हमने उसे ना लिखा हो मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए। पाई नॉन रिकरिंग होगा, बिल्कुल पाई नॉन रिकरिंग होगा, बिल्कुल पाई नॉन रिकरिंग होगा। ठीक है, चलिए आप मुझे बताइए, क्या कोई ऐसी वैल्यू छूट गई है? अगर मैं बात करूं तो 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 25 होती हैं। अच्छा, मुझे एक बात और बता दीजिए, मैं एक छोटी सी बात आपसे पूछने जा रहा हूं। क्या इस 2 के बारे में कोई और जानकारी आप लोगों के पास है? ये तो आपको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर है। क्या 2 के
बारे में कोई और जानकारी आपके पास है? भाई इससे क्वेश्चन बनते हैं। ये जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं, ये जो पॉइंट बोलने जा रहा हूं मैं, 2 के बारे में कोई स्पेशल फैक्ट आपको पता है? उस पर बेस्ड बहुत क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। बताइए, फटाफट बताइए। 2 के बारे में कोई स्पेशल जानकारी आपके पास हो? हाँ, 2 अभाज्य संख्या है, वो तो मैंने बता ही दिया। मेरे भाई ध्यान से सुनना, 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, इसके बारे में लिखिएगा। 2 ही एकमात्र, एक बार लिखिएगा मेरे प्यारे दोस्त, 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, ऐसा प्राइम नंबर है, ऐसा प्राइम नंबर है, संख्या है जो सम संख्या है, जो इवन है, जो इवन है। अब आप कहेंगे जी इवन तो आपने पढ़ा ही नहीं है, तो थोड़ी सी जानकारी ले लो ना। इवन संख्या वो संख्या होती हैं जो 2 से कट जाती हैं। भाई इतना तो बेसिक आप जानते हैं, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं भी जानते हैं तो सुन लो। सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो 2 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाती हैं। अब मैंने एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा, मैंने कहा 2 ही एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है या ऐसा प्राइम नंबर है जो मेरा इवन नंबर है, वरना सभी प्राइम नंबर मेरे ओड नंबर होते हैं। आप देख लीजिए, इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर हैं, वो कोई भी प्राइम नंबर 2 से नहीं कटेगा। अगर वो 2 से कट जाएगा तो काहे का प्राइम नंबर हो जाएगा वो? भाई प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक खुद। तो अगर कोई संख्या 2 से कट गई तो फिर वो कहां प्राइम नंबर रहेगी मेरे प्यारे भाई? तो आप 2 के बारे में एक चीज जान के चलेंगे कि 2 ही एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर है जो मेरा इवन नंबर भी है। ठीक है, अब जब हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ लिया तो इसी का अपोजिट होता है कंपोजिट नंबर। इसी का अपोजिट क्या होता है भाई साहब? यहीं देख लेते हैं थोड़ा सा जानकारी भाई साहब यहीं देख लेते हैं। अगर देखो, मैं डिटेल में इसे पढ़ाऊंगा अभी, मैंने इसीलिए एक क्लास रखी है भाई साहब। बहुत सारी जानकारी इसके बारे में होती है, क्योंकि अभी हम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो जितना क्लासिफिकेशन में आपके लिए जरूरी होगा उतना मैं यहां केवल अभी लिख रहा हूं मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं भैया भाज्य संख्या क्या हो जाएंगी, आपने अभाज्य के बारे में तो लिखवा दिया, आपने अभाज्य के बारे में तो लिखवा दिया, आप मुझे भाज्य संख्या बता दीजिए जिन्हें इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है। जिन्हें इंग्लिश में कंपोजिट नंबर कहा जाता है वो क्या होती है? एक क्यों नहीं है प्राइम नंबर? आप बताओ क्यों नहीं है? आप बताओ कि एक क्यों नहीं है प्राइम नंबर? मैंने लिखा हुआ है इसी बोर्ड पे, उसका जवाब दिया हुआ है कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है। क्या कोई मुझे बताएगा? सबसे बड़े नंबर को कैसे जानेंगे कि प्राइम है या नहीं? डिविजिबिलिटी रूल के बाद बात करेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के बाद बात करेंगे। एक्चुअल में वहां प्राइम नंबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो प्राइम नंबर जो होते हैं वो 6n + 1 और -1 के रूप में लिखे होते हैं, लेकिन हर एक वो संख्या जो 6n + 1 और -1 के रूप में लिखी हुई है वो प्राइम नंबर हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अभी मैं उस पर बात नहीं करूंगा, वो बहुत अंदर तक चली जाएगी, उस पर तो बहुत डिटेल में चर्चा करूंगा। पूरा 1.5 घंटा जो बोलूंगा ना मैं, पूरे प्राइम नंबर पे ही बोलूंगा। जो वो 4th 5वीं क्लास होगी उसमें 1.5 घंटा मैं प्राइम नंबर पे ही बोलने वाला हूं मेरे भाई। तो सारे के सारे डाउट वहां आपके क्लियर हो जाएंगे। अभी का सवाल यह है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है, तो कमेंट बॉक्स में आपको जवाब मिल गया होगा, क्योंकि एक के 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है। एक केवल 1 से डिवाइड होता है, एक के 2 डिफरेंट फैक्टर नहीं है, इसलिए प्राइम नंबर की ये डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता है। इसलिए हमने एक को अभाज्य संख्या में नहीं रखा है। बातें क्लियर? अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि भाई साहब ये भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, यानी कि ये कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? आप मुझे बताइए भाई, ये भाज्य संख्याएं या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? तो मेरे भाई जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगा, जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य होगा, यानी कि जिसके ऐसी संख्याएं, जिसके ऐसी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, ऐसी सभी संख्याएं, वो सारे नंबर्स
वो सारे नंबर्स जिनके 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 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, 3 या 3 से ज्यादा फैक्टर हो, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग जो है वो क्या कहते हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग भाज्य संख्या कहते हैं। या तो ये कह दो कि 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तो वो भाज्य संख्या कहलाएंगे, या फिर उसे और थोड़ा सा तोड़ के लिख दो, 3 हो या 3 से ज्यादा हो, ऐसी सभी संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं भाज्य संख्या कहलाती हैं। अच्छा मुझे बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए, सबसे छोटी भाज्य संख्या। मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं, मैं 2 क्वेश्चन आपसे पूछने वाला हूं। पहला क्वेश्चन यह है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, मैंने आपसे पूछा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। मैंने आपसे पूछा भैया सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या क्या होगी। विषम भाज्य संख्या, ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा। ये लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, और यहां लिखा हुआ है स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट नंबर क्या होगा। दोनों में डिफरेंस है। सम मैं बता के आ चुका हूं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो इवन यानी सम कहलाती हैं, और जो मेरे भाई 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ओड यानी विषम कहलाती हैं। अब आप मुझे इन दोनों बातों का जवाब दे दीजिए थोड़ा सा सोच के। वाह, गजब गजब गजब। देखो अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात होती है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हम लोगों की 4 होती है। अब आप कहोगे 1 को तो आपने यहां भी नहीं लिखा, 1 को आपने प्राइम नंबर में भी नहीं लिखा, 1 को आपने कंपोजिट में भी नहीं लिखा, तो ना तो 1 के 2 फैक्टर होते हैं, ना 1 के 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। इसलिए हम लोग कहते हैं, ये सीडीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 क्या है, 1 क्या है, नीचे उसके कंक्लूजन लिखे हुए हैं, 1 ना तो प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट नंबर होता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, 100% की सही है कि 1 ना तो मेरा प्राइम नंबर होगा और ना ही मेरा कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 के बारे में आपको ये लिख देना है, ठीक है। अगर सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात आती है तो वो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है, कंपोजिट नंबर जो होता है वो 4 आता है। अगर मैं आपसे ये कहूं सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम को कहते हैं ओड और भाज्य संख्या को कहते हैं कंपोजिट। भाई बोल तो रहा हूं, है ना, दोनों चीजों में लिखूंगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा। एक साल में थोड़ी ना कोर्स खत्म करना है। जब मैं इंग्लिश में लिखूंगा तो फिर हिंदी वाले कहेंगे एक में लिख लेते हैं, एक में बोल लेते हैं, ठीक है। 87 नहीं होता प्राइम नंबर, 87 3 से भी कटता है, 29 से भी कटता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अच्छा मैं आपसे ये कहूं कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है वो 4 है, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो 9 होती है। 9 से पहले जितनी भी विषम संख्याएं हैं वो सारी अभाज्य संख्याएं हैं। सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो 9 होती है। तो हम लोग जो है वो अभाज्य के बारे में भी पढ़ चुके हैं, प्राइम नंबर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हम लोग जो है वो भाज्य संख्या कंपोजिट के भी बारे में पढ़ चुके हैं। अच्छा 2 वर्ड और आप लोगों को देखने को मिले थे मेरे भाई, उन 2 वर्डों के बारे में और मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए थोड़ा सा ध्यान से, अगर मैं उन दोनों वर्डों के बारे में और बात करूं तो यहां आप लोगों को प्राइम नंबर भी हम लोग बात कर चुके हैं, कंपोजिट नंबर भी हम लोग बात कर चुके हैं, इवन नंबर जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती हैं उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है उन्हें इवन नंबर कहते हैं, हो जाती है उन्हें इवन नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होती, जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें विषम संख्या यानी ओड नंबर कहते हैं। जो 2 से डिवाइड नहीं होती उन्हें इवन ओड नंबर यानी विषम संख्याएं कहते हैं। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल क्लियर है। अच्छा नीचे आप लोग ये बॉक्स में बने हुए 3 वर्ड डेफिनेशन, 3 मतलब डेफिनेशन को देख रहे होंगे। आपने ये जाना होगा कि भैया जी ये को प्राइम नंबर जिन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहा जाता है ये क्या होती हैं।
ट्विन प्राइम नंबर जिन्हें युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वां अभाज्य संख्या कहा जाता है वो क्या होती है? अगर परफेक्ट नंबर संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? क्या इनके तीनों के बारे में कोई मुझे बता पाएगा कि ये तीनों संख्याएं क्या होती हैं? बताइए बेटा। इन क्वेश्चन आंसरिंग का टाइम जो है वो बाद में 3-4 मिनट में आपसे बात कर लूंगा, लेकिन बीच में ना देखो बार बार यही समझाना होता है कि आप शांति से पढ़ोगे ना तो 6-7 महीने का समय बहुत बड़ा समय होता है। 6-7 महीने में आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई सा भी एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है? तो आप मुझे बताइए इन तीनों की डेफिनेशन आप लोग बताइए। को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर और परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे ये आया आपके सामने को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर को कहा जाता है मेरे प्यारे दोस्त, को प्राइम नंबर को कहा जाता है सह अभाज्य संख्या। क्या कहा जाता है? सह अभाज्य संख्या बोला जाता है, सह अभाज्य संख्या बोला जाता है। को प्राइम नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर को हम लोग सह अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में इनकी डेफिनेशन बता दीजिए। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है? तो इन्हें युग्म अभाज्य संख्या कहा जाता है या जुड़वां अभाज्य संख्या कहा जाता है। युग्म अभाज्य संख्या कहा जाता है या जुड़वां अभाज्य संख्या कहा जाता है। जुड़वां अभाज्य संख्या कहा जाता है। एक होता है परफेक्ट नंबर। क्या होते हैं? ये तीनों डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूं। परफेक्ट नंबर जिन्हें संपूर्ण संख्याएं कहा जाता है, संपूर्ण संख्या कहा जाता है मेरे भाई। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इन तीनों की डेफिनेशन मुझे बता पाए? क्या आप में से कोई ऐसा है जो मुझे तीनों की डेफिनेशन बता पाए? ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ना हो, क्या लिख रहा है भाई? ऐसे तो प्राइम नंबर दो संख्याओं के फैक्टर सेम ना हो तो सहभाज्य संख्या होती। बहुत बढ़िया। अच्छा अब आते हैं मेरे भाई, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना। जो बच्चे जानते हैं वो मैच करना कि आपकी भी क्या यही डेफिनेशन थी। जो बच्चे नहीं जानते हैं वो डेफिनेशन को ध्यान से सुनना। जब आप किताब खोलोगे तो सहभाज्य संख्या में एक वर्ड लिखा हुआ पाओगे, ऐसी सभी संख्याएं जिनका HCF जो है वो 1 होता है। HCF का मतलब होता है में से पे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन सवाल यह है कि जब हमने HCF पढ़ा ही नहीं है तो अभी हम इस डेफिनेशन को कैसे समझें? तो इस डेफिनेशन को ऐसे समझेंगे, अगर कोई ऐसी संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसी सभी संख्याओं को हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 5 और 6, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आप कहेंगे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। मैंने लिखा 7 और 9, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? आपने कहा कुछ कॉमन नहीं है, ये सह अभाज्य संख्या हो जाएंगी। अगर मैं आपसे यहां लिख दूं भैया जी एक 8 है एक 12 है, क्या ये सह अभाज्य संख्या है? तो आपने कहा जी इनमें से तो 4 कॉमन आ जाएगा, तो ये सह अभाज्य संख्या नहीं होंगी। सह अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता या जिनका HCF जो होता है वो 1 होता है। ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए, सह अभाज्य संख्या बोलते हैं। और दूसरी बात मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत सारी डेफिनेशंस में आप लोगों को सह अभाज्य संख्या लिखा हुआ आप लोग देखोगे, तो आपको इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। इन दोनों की डेफिनेशन थोड़ा सा आप लोग मुझे बताइए कि ट्विन प्राइम क्या होते हैं, परफेक्ट नंबर क्या होते हैं। ट्विन से आपको समझ में आ रहा होगा, ट्विन मतलब 2 होता है और प्राइम मतलब अभाज्य संख्या होती है, यानी ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का गैप होता है। ऐसी अभाज्य संख्या जिनके बीच में 2 का गैप होता है, उन सभी अभाज्य संख्याओं के जोड़े को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं। जैसे हमने अभी क्या जाना था मेरे भाई, अभाज्य संख्याओं के बारे में जाना था। अगर मैं यहां देखता हूं तो यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। यहां 2 का गैप है, ये ट्विन प्राइम हो जाएंगी। और कोई भी ट्विन प्राइम नहीं होती है।
यानी ऐसी प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है, ऐसे सभी प्राइम नंबर्स को हम लोग ट्विन प्राइम कहते हैं, यानी कि जुड़वां अभाज्य संख्याएं कहते हैं। बातें क्लियर हुई? तो बातें क्लियर हैं तो एक बार कर दो फिर फटाफट थम्स अप कि भैया जी बिल्कुल बातें क्लियर हैं। अब मुझे परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी दो। परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी दो भाई साहब। परफेक्ट नंबर क्या होते हैं? नायक बैच से बहुत अलग रहेगा, है ना। बस मैं इतना कहूंगा, नायक बैच से बहुत अलग रहेगा। इवन नायक बैच में नायक बैच के लिए मैंने दिव्यास्त्र बुक निकाली हुई है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि दिव्यास्त्र बुक से आप लोग रिवीजन कर पाए, उससे अलग ही क्वेश्चन क्लास में लेके आऊं। मतलब 10-20% तो उसके क्वेश्चन उठा लेंगे, लेकिन उसके क्वेश्चंस भी नहीं लेंगे हम प्यारे दोस्त। हम लोग बिल्कुल नए अपडेटेड कंटेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, संपूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। मेरे प्यारे दोस्त, अगर परफेक्ट नंबर की बात करूं तो परफेक्ट नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके फैक्टर्स का सम उस संख्या को छोड़ के उस संख्या के बराबर आ जाए, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। आपने कहा जी ये कौन सी लैंग्वेज में बता दिया है, तो समझ में ही नहीं आया। एग्जाम्पल से समझो। मैंने आपके सामने लिखा भैया जी 6। मैंने आपसे कहा 6 के फैक्टर बताइए, तो आपने कहा फैक्टर होते हैं जो 6 को डिवाइड करेंगे, यानी 6 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा, यही इसके फैक्टर हो जाएंगे। मैंने कहा ऐसी सभी संख्याएं जिनके फैक्टर्स का सम जो है उस संख्या को छोड़ के संख्या के बराबर आ जाए। मतलब उस संख्या को छोड़ के, खुद की संख्या को छोड़ के फैक्टर्स का सम जो है अगर संख्या के बराबर आ जाता है, तो ऐसी सभी संख्याओं को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। आप देखिए यहां 3 और 2 5 और 1 6 आ गया। क्या कोई और एग्जाम्पल दे पाएंगे? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल दे पाएंगे। ऐसा एक और एग्जाम्पल है हम लोगों का 28 है मेरे प्यारे भाई। ऐसा एक और एग्जाम्पल है हम लोगों का 28। मैंने कहा कैसे? 28 के फैक्टर करिए, कौन कौन सी संख्याएं 28 को डिवाइड करेंगी, तो आप कहेंगे 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 7 से डिवाइड होगा, 14 से डिवाइड होगा, 28 से डिवाइड होगा। आपने कहा संख्या को स्वयं तो छोड़ दीजिए, उस संख्या को काउंट मत करिए, अन्य सभी फैक्टर्स का सम 14 और 7 21 और 4 25 और 2 27 और 1 28 अगर उस संख्या के बराबर आ जाए, तो ऐसी संख्या को हम लोग परफेक्ट नंबर कहते हैं। ऐसी संख्या को हम लोग जो है वो परफेक्ट नंबर कहते हैं। ठीक है जी, क्या ये बात समझ में आ गई? अच्छा, मैं एक और बात आप लोगों को बताऊंगा। एक क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन बना था 2025 में, उसे दिखाऊंगा, इस पर बेस्ड बना था। जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं, केवल एक इन 3 संख्याओं का पेयर है। ट्रायंगुलर प्राइम इन्हें बोला जाता है, जिनमें 2-2 का गैप है। लगातार 3 प्राइम नंबर जिनमें 2-2 का गैप है, बस केवल एक ही ऐसा पेयर है, इसी को ट्रायंगुलर प्राइम बोला जाता है। इसी को ट्रायंगुलर प्राइम बोला जाता है। और बहुत बेहतरीन क्वेश्चन इस पर बना है मेरे भाई। तो जब भी आपको ऐसे 3 अभाज्य संख्याएं दिखाई दे जहां 2-2 का गैप हो, तो समझ जाना कि वो 3 5 7 की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बस याद रखना, भूल मत जाना। आज की क्लास रिकॉल करके चलनी है। जिस दिन प्राइम नंबर का टॉपिक चलेगा उस दिन यही सारी बातें यूज होंगी। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं, अगर आपके सामने 3 प्राइम नंबर लिखे हुए हैं और उनमें 2-2 का गैप है, तो 100% वो 3 5 7 की बात कर रहा होगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्त ट्रायंगुलर प्राइम की बात कर रहा होगा। क्या आप लोगों को ट्रायंगुलर प्राइम के बारे में जानकारी मिल गई? क्या आपको ट्विन प्राइम के बारे में जानकारी मिल गई? क्या आप लोगों को परफेक्ट नंबर के बारे में जानकारी मिल गई? प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ओड नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, सारी संख्याओं के बारे में आपको जानकारी बहुत अच्छे से मिल चुकी है मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सारा कुछ जो है वो आप लोग क्लासिफिकेशन पे जो लिखा हुआ है इस वाले चार्ट पे, तो वो सारा कुछ मेरे प्यारे दोस्त आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके हो।
ऐसा कोई वर्ड नहीं है, ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है जो आप लोगों को इस टाइम ना पता हो मेरे भाई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं, एक बार इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए और इसको समझ के मुझे बताइए कि क्या ये चीज आपके समझ में आई। ये वाला जो स्लाइड आपके सामने लिखी हुई है, ये जो आपके सामने स्लाइड लगी हुई है, ये सारे स्टेटमेंट के क्वेश्चन को खत्म कर देगी। जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चन आपके बनते हैं क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, वो सारे के सारे इस स्लाइड से मेरे प्यारे दोस्त दूर हो जाएंगे। बताइए, पहले इसको गौर से देखिए। मैंने सबसे अंदर नेचुरल नंबर ही क्यों बनाया है? नेचुरल नंबर के बाहर ही मैंने होल नंबर क्यों बनाया है? होल नंबर के बाहर ही मैंने इंटीजर क्यों बनाया है? इंटीजर के बाहर मैंने रेशनल नंबर क्यों लिया है? इधर मैंने इर्रेशनल नंबर क्यों लिया है? और इन सबको मिला के रियल नंबर ऊपर क्यों लिखा है? क्या वो बात आपके समझ में आ रही है? नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर अभी तक नहीं पढ़ा है तो मत पढ़ना मेरे भाई। बताऊं, समझाऊं? चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त। एक भी कमेंट आपका नहीं आना चाहिए। अब पूरा का पूरा फोकस जो है ना, पूरा का पूरा फोकस इस वाली स्लाइड पे आप लोगों का होना चाहिए। देखना ध्यान से। नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं और काउंटिंग नंबर भी इन्हें ही बोला जाता है। यानी 1 2 3 4 24 25 28 50 100 1000 2000, ये सारे क्या हैं? ये नेचुरल नंबर्स है। यानी ये नेचुरल नंबर्स का आपका जो है ये सर्किल बना हुआ है। क्योंकि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है, इसलिए जीरो की वजह से ये मैंने होल नंबर बाहर लिया है। इसका मतलब यह है कि सारे के सारे नेचुरल नंबर जो हैं वो मेरे होल नंबर के अंदर आते हैं, लेकिन सारे होल नंबर जो है वो मेरे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, क्योंकि जीरो मेरा होल नंबर है लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकता, इसलिए मैंने जीरो को बाहर लिखा है। क्या मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों बातों की क्लियर हो गया है? अब इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, जीरो से लेके जहां तक काउंट कर सकते हैं वो सारे होल नंबर होते हैं, लेकिन जो बचे हुए नेगेटिव हैं क्या वो इससे बाहर आ जाएंगे? क्या वो नेगेटिव वाले यहां आ जाएंगे? यानी ये जो सर्कल आपके सामने बन रहा है ये नेगेटिव इंटीजर्स का है। अगर मैं यहीं से आपसे पूछूं कि सारे नेचुरल नंबर क्या मेरे इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। क्या सारे होल नंबर मेरे इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं। लेकिन सभी इंटीजर मेरे होल नंबर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि सभी इंटीजर में नेगेटिव इंटीजर भी आएंगे और नेगेटिव इंटीजर मेरे होल नंबर नहीं होते हैं। क्या ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? क्या ये वेन डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अब आप बाहर देखोगे, इंटीजर के बाहर भी मैंने रेशनल नंबर बनाया हुआ है। इंटीजर होते हैं पूरे पूरे नंबर, रेशनल नंबर होते हैं इसमें दशमलव भी आता है। तो जितने भी दशमलव वाले नंबर हैं वो सारे इंटीजर से बाहर मैंने बनाए हैं। अब सारे के सारे स्टेटमेंट को मैं एक बार दोहरा देता हूं। अगर कभी भी आपसे पूछा जाए सबसे अंदर बना हुआ है नेचुरल नंबर, क्या सभी नेचुरल नंबर्स जो है वो होल नंबर होते हैं? आप कहना होते हैं, क्योंकि ये होल नंबर के अंदर बना हुआ है। क्या सभी नेचुरल नंबर इंटीजर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये इंटीजर के अंदर बना हुआ है। क्या सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होते हैं? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि ये रेशनल नंबर के अंदर बना हुआ है। क्या सभी होल नंबर मेरे नेचुरल नंबर होते हैं? नहीं होते, क्योंकि होल नंबर जो है इसके बाहर बना हुआ है। जो बाहर बना हुआ है वो गलत स्टेटमेंट है, जो अंदर बना हुआ है वो मेरे भाई सही स्टेटमेंट है। मैंने आपसे कहा सभी इंटीजर नेचुरल नंबर होते हैं। भैया इंटीजर तो बाहर बना हुआ है, नहीं हो सकते। सभी होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर तो बाहर बना हुआ है, नहीं हो सकते। सभी रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं, नहीं हो सकते, क्योंकि रेशनल नंबर बाहर बना हुआ है। जितने भी अंदर बने हुए हैं वो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक होते हैं, जितने भी बाहर बने हुए हैं वो स्टेटमेंट गलत होते हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? ये रेशनल नंबर हो गए भैया, सभी नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सभी होल नंबर रेशनल नंबर होंगे, सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे, क्योंकि रेशनल नंबर बाहर बना हुआ है। सबसे बाहर रेशनल नंबर है, इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं वो होती है।
रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इन दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये पूरा क्या बन जाता है, रियल नंबर सिस्टम बन जाता है, वास्तविक संख्याएं आपके सामने बन जाती हैं। क्या ये बातें क्लियर है? क्या ये बातें क्लियर है मेरे प्यारे दोस्त? तो आप कहेंगे जी ये बातें क्लियर है। ये बातें बिल्कुल क्लियर हैं, ये हमें पूरी तरीके से समझ में आ चुका है। तो एक बार मेरे साथ साथ बोलना, मैं सारी चीजों को रिकॉल कराता हुआ चल रहा हूं, हेडिंग डले हुए हैं, बस 1 मिनट में सारी चीजें रिकॉल हो जाएंगी। मैंने आपसे पूछा रियल नंबर क्या होते हैं, तो आपने कहा जो नंबर लाइन पे ड्रॉ हो जाते हैं वो सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाते हैं। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं, जो नंबर लाइन पे ड्रॉ नहीं होते, जैसे रूट के अंदर माइनस का होना, ये इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। जिनके साथ आयोटा लगा होता है वो इमेजिनरी नंबर कहलाते हैं। उसके आगे मैंने आपसे पूछा रेशनल नंबर, 3 कंडीशन हम लोग चेक करते हैं, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में हो, और मेरे प्यारे दोस्त क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, और मेरे भाई दोनों के दोनों इंटीजर हो। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो वो रेशनल नंबर होंगे। और इसके अलावा ये जो सारी चीजें हैं रेशनल नंबर है, इसके अलावा सभी इरेशनल नंबर होंगे। ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग बात कर चुके हैं। फिर हम इंटीजर की बात करते हैं। इंटीजर में 2 पार्ट में हम लोगों ने बांटा था, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। +1, +2, +3, +4 ये सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं। -1, -2, -3, -4, -5 ये सारे नेगेटिव इंटीजर हैं। और 0 को हमने केवल इंटीजर माना है, ना पॉजिटिव माना है ना नेगेटिव माना है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, इन्हें ही काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है। पॉजिटिव इंटीजर और नेचुरल नंबर दोनों एक ही बात है। पॉजिटिव इंटीजर भी +1, +2, +3, +4, +5 होते हैं। और अगर मैं बात करूं नेचुरल नंबर, वो भी +1, +2, +3, +4, +5 होते हैं मेरे भाई। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दे तो वो होल नंबर बन जाते हैं। होल नंबर बन जाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। प्राइम नंबर जिनके केवल 2 फैक्टर होते हैं वो सारे प्राइम नंबर कहलाते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। अभाज्य संख्याएं बता चुका हूं। भाज्य संख्याएं यानी कंपोजिट नंबर जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आगे बात करूं तो संयुक्त या भाज्य संख्याएं, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। कंपोजिट नंबर के बारे में, ट्विन प्राइम क्या होते हैं, ऐसे प्राइम नंबर जिनमें 2 का गैप होता है वो क्या कहलाते हैं, वो ट्विन प्राइम नंबर कहलाते हैं। अगर मैं आगे थोड़ा सा बात करूं, ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड हो जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, वो इवन नंबर कहलाती हैं। ऐसी सभी संख्याएं जो 2 से डिवाइड नहीं होती हैं वो ओड नंबर कहलाती हैं मेरे प्यारे भाई। परफेक्ट नंबर जिनके फैक्टर्स का सम उस संख्या को छोड़ के अगर उस संख्या के बराबर आ जाए तो वो परफेक्ट नंबर यानी संपूर्ण संख्या कहलाती हैं। एग्जाम्पल के लिए 1, 6 है ना, 1, 6, 28 ये सारे जो है परफेक्ट नंबर के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। ठीक है मेरे भाई, अब जो कल की क्लास में हम लोग चलाएंगे, कल ये पूरा क्लासिफिकेशन आप लोगों का खत्म हो जाएगा। कल की क्लास में हम लोग इस बात को पढ़ने वाले हैं कि रेशनल और रेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आता है, रेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, इरेशनल और इरेशनल को जोड़ेंगे तो ये क्यों आता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्यों आता है, इवन और ओड का कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे, ये वाला कॉन्सेप्ट जानेंगे। और उसके बाद 15 मिनट जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं मेरे प्यारे दोस्त, ये सारे क्वेश्चंस आपके सामने हैं जिन्हें हम कल की क्लास में मेरे प्यारे दोस्त देखने वाले हैं। तो कल जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, कल पूरा का पूरा बेहतरीन तरीके से क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू खत्म हो जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें कल पूरी की पूरी खत्म हो जाएंगी। ठीक है, मिलेंगे कल एक शानदार क्लास के साथ। रिव्यू जरूर दीजिएगा कैसी लगी क्लास, कोई सजेशन हो तो जरूर दीजिएगा। बस मैं ये कहूंगा कि अब टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि 5 महीने एक जगह कैद हो जाइए और उन 5 महीने में बहुत कुछ हम अच्छा कर जाएंगे। यकीन मानिए कि एसएससी की बेहतरीन जॉब जो है वो हम अपने हाथ में ले जाएंगे अगर हमने ठान लिया और बेहतरीन तरीके से अपनी प्लानिंग कर ली। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा। ओके, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।